2024 लोकसभा इलेक्शंस के ठीक कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक बड़ा झटका दे दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए। इस फैसले के आते ही वक्त नहीं लगा जब अपोजिशन ने बीजेपी को टारगेट करना शुरू कर दिया कि वे इस स्कीम से पैसे खींच रहे थे और ब्लैक मनी को ही वाइट कर रहे थे। हालांकि इन्हीं सब के बीच बीजेपी ने अपोजिशन पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं और इससे दुखी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। बीजेपी लीडर और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने अपोजिशन को फटकारते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनकी 2024 लोकसभा इलेक्शंस में जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनअफेक्टेड लग रही है, तो हमारे मन में सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बंद होने से इलेक्शंस पर कोई असर पड़ेगा भी या नहीं, और अगर असर पड़ेगा तो क्या इससे सबसे बड़ा धक्का रूलिंग पार्टी को लगेगा या अपोजिशंस को। इसी बात पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या रूलिंग पार्टी वापस से कोई न्यू स्कीम लेकर पेश हो रही है, और तो और हम ये भी देखेंगे कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट सही है। तो मामले की शुरुआत करते हैं एक बार सारे डेटा पर नजर डालते हुए कि आखिरकार किस पार्टी को कितना मिला है। जस्टिस खन्ना द्वारा डेटा जो कि ECI की वेबसाइट पर अवेलेबल है, में ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने अपनी शुरुआत से लेकर अभी 2024 तक 16,000 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं, और ये अमाउंट पिछले फिस्कल ईयर तक 12,000 करोड़ रुपए थे, जिसमें से बीजेपी को ही अकेले से 56.65% मिला है, जो कि 6,565 करोड़ रुपए है। पर बात ऐसी है कि भले बीजेपी को एक बड़ा शेयर मिला है, मगर ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पैसे मिले ही नहीं है। जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से कांग्रेस को 1,123 करोड़ रुपए मिले हैं, वहीं TMC को 1,092 करोड़ मिले हैं। इस मामले में DMK पार्टी भी पीछे नहीं है, जिन्हें 617 करोड़ रुपए मिले हैं, और BJD को 773 करोड़, और वही आम आदमी पार्टी को 94 करोड़ रुपए। हालांकि बात ऐसी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल फंड्स के अलावा भी पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है, अब वो कॉर्पोरेट फंडिंग से हो, कैश से हो या डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा से। और बीजेपी को जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से अब तक ₹6,565 करोड़ रुपए मिले हैं, वहीं एक दूसरे डेटा से पता चला है कि उन्हें कॉर्पोरेट फंडिंग से 2022 तक 3,299 करोड़ रुपए मिले हैं। ये तो बात हुई सिर्फ कॉर्पोरेट फंडिंग की, और अगर कई और पॉलिटिकल फंडिंग के सोर्सेज ऑफ इनकम को मिलाया जाएगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड की कमाई से कई ज्यादा कमाई बीजेपी के पास होगी। आपको बता दें कि एक स्टडी ने पाया था कि 2019 लोकसभा इलेक्शंस में करीबन 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ये अमाउंट US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी कई ज्यादा है। इस 55,000 करोड़ रुपए में से बीजेपी ने करीबन 45 to 55% खर्च किए थे, जो कि 24,700 करोड़ रुपए थे, और उस साल तक उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से 1,660 करोड़ रुपए ही कमाए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अमाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करता है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के स्ट्रक डाउन होने से पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में एक बहुत ही कम असर पड़ेगा, और उसमें भी शायद बीजेपी पर उतना तो नहीं होगा। लेकिन बीजेपी पर अगर ज्यादा असर नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन भी पूरी तरह से सेफ है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो वो है अपोजिशन पार्टीज, इसलिए भी क्योंकि अपोजिशन पार्टी के कई मेंबर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं CBI और ED द्वारा, और ऐसे में रेड्स पड़ने की वजह से अपोजिशन पार्टीज को कैश डोनेशन मिलने में काफी मुसीबतें होगी। और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, तो अब अपोजिशन पार्टीज पॉलिटिकल फंडिंग के लिए पैसे कहां से जुटाएगी। आपको बता दें कि इस बात से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस लीडर जया ठाकुर की ओर से इस केस में पिटिशनर साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने भी अग्री किया है। जब उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद पूछा गया कि इस फैसले से न सिर्फ बीजेपी पर बट सारी पार्टीज को ही मुश्किलें झेलनी होगी, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, ऐसा ही होगा, पर मेन मुद्दा ये है कि बीजेपी ज्यादा टारगेट होगी। He stated, "The fact of the matter is that the heat will be faced mostly by the BJP because it is their scheme. It is not the scheme of the opposition. So why should they be facing the heat? They were using this scheme, which is now termed to be unconstitutional. The genesis of the scheme did it come from them." आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बस इधर नहीं थमे थे और बीजेपी को टारगेट करते हुए ये भी कहा था कि वे एक स्कैम लेकर आए थे जिससे उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है।
and that the scheme itself is a scam. The Supreme Court has struck it down. There is no element of proportionality. There is no element of reasonableness. It is a scam without a doubt. सुप्रीम कोर्ट ने अब जो यूनियन की इस स्कीम को कैंसिल कर दिया है, तो लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो गया था कि क्या बीजेपी इसे भी कोई न्यू ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट देगी। ये डाउट क्लियर करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि गवर्नमेंट ऐसा कर ही नहीं सकती है एंड दैट एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट सेट असाइड अ जजमेंट। नो लॉ कैन सेट असाइड अ जजमेंट। दे कैन ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस टू पुट इन प्लेस अ न्यू फंडिंग सिस्टम बट नॉट दिस। और आपको बता दे कि बीजेपी एक न्यू लॉ लेकर पेश होने का सोच भी रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। बीजेपी लीडर रविशंकर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो बहुत ही बड़ा है और उसको अच्छे से पढ़ने में समय लगेगा, पर उसके बाद सेंटर वापस से ट्राई करेगी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पॉइंट किए गए मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके वे एक न्यू वे ऑफ कर्विंग ब्लैक मनी लेकर पेश हो। एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हैज सेट असाइड रीजंस व्हाई द स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इफ द स्कीम वाज नॉट ओपेक, इट वुड हैव पास्ड द सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी। आई डोंट थिंक इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर बैड, बट द accompanying amendments on secrecy was provided that compromised the right to information। हालांकि आपको बता दे कि जहां एक मेजॉरिटी पर्सन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से खुश है, वहीं कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के कुछ पॉइंट्स को क्रिटिसाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से सिटीजन्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को अपहेल्ड करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है और इसी के साथ उन्होंने SBI को कहा है कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स ECI को दे, जो 13 मार्च तक उन्हें डिस्प्ले करेंगे अपने वेबसाइट पर। अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने से सख्त मना करते हुए स्टेट किया था दैट The State Bank of India is mandated to furnish the Election Commission of India with a detailed report encompassing all electoral bonds purchased from April 12, 2019 to the present date. This report should encompass the purchase date, purchaser name and bond denomination for each electoral bond। तो जहां सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राइट टू इन्फॉर्मेशन को ऊपर रखा है, वहीं उन्होंने डोनर की प्राइवेसी राइट को मेंटेन नहीं किया है और इसी पॉइंट को सुभाष चंद्र गर्ग, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने पॉइंट आउट किया है, स्टेटिंग दैट द जजमेंट इज फ्लॉलेस एंड इन प्रिंसिपल यू कांट फॉल्ट इट, बट इट इज कम्प्लीटली impractical given the situation of the country. Donations will continue. Electoral bonds had brought in transparency. The judgment has taken us back to the dark ages प्रायर टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हालांकि अब जो इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके रिमूव कर दिया है, तो सवाल पैदा होता है कि अब पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी को कैसे कर्ब किया जाएगा। आपको बता दें कि यूनियन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर इसलिए ही पेश हुई थी क्योंकि इससे ब्लैक मनी की समस्या कम हो सकती थी, लेकिन CJI ने जजमेंट सुनाते हुए ये साफ किया था कि सिर्फ ब्लैक मनी को ठीक करने की वजह से इस स्कीम को अपहेल्ड नहीं किया जा सकता है, जो सीधे सीधे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। एंड thus CJI DY Chandrachud stated, electoral bond scheme is not the only scheme to curb black money. There are other alternatives. Infringement of the right to information is not justified by the purpose of curbing black money. तो अब ऐसा है कि यूनियन को एक स्कीम लेकर पेशी होना पड़ेगा जिससे ब्लैक मनी की समस्या देश में कम हो। देखना होगा कि इस मामले में सेंटर का अगला कदम कौन सा रहेगा और क्या सच में इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2024 लोकसभा इलेक्शंस में कोई रोल प्ले करेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही जल्दी बताएगा। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।